हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का अनिश्चर क्लासेज में स्वागत है। अभी बहुत गर्मी है, इसलिए आप सभी छात्रों से गुजारिश है कि घर में ही रहें, धूप में ना निकलें एवं स्वस्थ रहें एवं ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि चैप्टर 3 से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? देखिए हमारा ऑप्शन है 1565, 1665, 1765। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765, 12 अगस्त 1765। इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? क्या प्रश्न बन सकता है एक और? किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। तो किस गवर्नर जनरल को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई? लॉर्ड क्लाइव को। कब प्राप्त हुई? 12 अगस्त 1765 को। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नेरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेरोजी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेरोजी को। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी ने। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है नील विद्रोह कब हुआ? प्रश्न क्या है? नील विद्रोह कब हुआ? 1859-60, 1849-50, 1860-61, 1857-58। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1859-60। एक प्रश्न बन सकता है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूछेगा नील विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल के नदिया नामक जिले में। कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया नामक जिले में। अगला सवाल इसमें एक और बन सकता है कि नील आयोग में कितने सदस्य थे? तो नील आयोग में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। एक और सवाल इसमें से पूछा जा सकता है कि नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्या सवाल एक और बन सकता है? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? सीटोन कार। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1759-60 में। एक सवाल और अभी हम बताए क्या था? कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया नामक जिले में। नील आयोग में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? सीटोन कार। अध्यक्ष कौन सा? सीटोन कार। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1919, 1917, 1930। क्या सही उत्तर हो जाएगा? 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। फिर पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था।
चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त को इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त का एक और नाम है इस्तमरारी कानून। इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था तथा निश्चित कर निश्चित समय पर सूर्यास्त से पहले जमा करना होता था, नहीं तो भूमि को जब्त कर ली जाती थी। इसलिए इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया था। अभी मैंने क्या कहा कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है? तो किसानों को भूमि का स्वामी माना गया तथा निश्चित कर एवं निश्चित समय पर कर नहीं चुकाने पर, यानी सूरज डूबने से पहले पहले निश्चित समय पर कर नहीं चुकाने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। इसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। यह कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1793 को। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1793 को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन है 1930, सॉरी, कब लगाया गया था। यहाँ सवाल थोड़ा मिस्टेक है, होना चाहिए कब लगाया गया था। यहाँ कहाँ के स्थान पर कब होना चाहिए? ऑप्शन है 1930, 1935, 1936, 1938। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का पहला चाय बागान कब लगाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 होना चाहिए। ये तो पूरा सवाल ही प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए 1830, 1835, 1836 और जो भी हो नीचे ऑप्शन, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1835। तो भारत का पहला चाय बागान कब लगाया गया था? 1835 में। ये पूरा मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शन हमारा है सर जॉर्ज हॉल्ट मैकेंजी, सर जॉन सॉर, थॉमस मुनरो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की? उत्तर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जमींदार, मुखिया, गांव का मुखिया, किसान या ब्रिटिश सरकार। तो महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को महालदार कहा जाता था। अच्छा, महालदारी व्यवस्था क्या है? तो महालदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था और कर वसूलने की जवाबदेही भी उन्हीं की होती थी। तो इसे हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। रैयतवाड़ी व्यवस्था
किस क्षेत्र में लागू की गई थी? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, मद्रास, दिल्ली और पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में रैयत व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। रैयत किसे कहा जाता था? प्रश्न क्या है? रैयत किसे कहा जाता था? ऑप्शन है भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, भूमि का जो स्वामी होता था भूस्वामी, या इनमें से सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि का जो स्वामी होता था उसे क्या कहा जाता था? रैयत कहा जाता था। जिनके नाम से पट्टा हुआ करता है अभी भी, उन्हीं को रैयत कहा जाता है। तो रैयत किसे कहा जाता था? भूमि का जो मालिक होता था उसे रैयत कहा जाता था। चलिए धन्यवाद। आज इतने ही प्रश्नों को हम लेकर के आए थे। नेक्स्ट वीडियो में भी प्रयास करेंगे कि चैप्टर 4 का सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर के आएँ। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।